वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की बात तो करेंगे, साथ कारोबार और दीगर सूरत हाल की बात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में आज कुछ मंदी का रुझान रहा। काफ़ी अरसे से 3 गुज़िश्ता हफ्तों से स्टॉक मार्केट बड़ी मुस्तहकम रही और कारोबार में बहुत तेज़ी आई। स्टॉक मार्केट जो एक ज़माने में 27,000 तक गई थी, लोग परेशान थे कि अब ये 30 और 31 के बीच में खड़ी है और 30 और 31 के बीच में कोई 2-3 मंथ खड़ी रही स्टॉक मार्केट। अब वही स्टॉक मार्केट 42,000 प्लस है। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट का 42,000 प्लस होना इकॉनमी के आशारियों में बेहतरी का रिफ्लेक्शन है, या फिर स्टॉक मार्केट एक हिस्सा हो सकती है इकॉनमी के ओवरऑल ओवरव्यू का? हम उसे मुकम्मल तौर पर इकॉनमी का ओवरव्यू नहीं कह सकते। फिर जो मौजूदा हुकूमत है उसके पहले साल में कर्ज़ों और माली खसारे में इजाफा हुआ है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा ये आगे जाकर मुश्किलात खड़ी होंगी पीटीआई गवर्नमेंट के लिए भी, इकॉनमी के लिए भी और फिर इदारों के लिए भी। फिर एफएटीएफ के मसाइल जो कि तू हैं पाकिस्तान के लिए, कारोबारी मुश्किलात थोड़ी सी कोरोना के बाद बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ हम खुश हुए, लेकिन क्या करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने का मतलब अखराजात को कंट्रोल करना तो हो सकता है लेकिन आमदनी बढ़ाना नहीं हो सकता? क्या इस पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं, या फिर कुछ और मामलात भी हैं इसके पसे पर्दा? तिजारती पॉलिसी के लिए मुसवदा तैयार हो गया, लेकिन पिछले कोई 24 माह हो चुके हैं कोई तिजारती पॉलिसी नहीं मुतय्यन कर सकी ये गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़ा और छोटा कारोबारी तबका है, वो बहुत परेशानी का शिकार है। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। फ़हीम सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD टेंजेंट हैं। नईम सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात है। एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ज़रा न्यूज़ ब्रेक पर जाता हूँ, वापस आता हूँ तो इस पर बात करते हैं। वेलकम नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि फ़हीम सरदार साहब माहिर मौशियात और नईम सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब, सर स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है। कुछ बेहतरी के आशारिये हैं, कुछ 3 हफ्ते बेहतरी रही, आज थोड़ी सी नेगेटिव है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, सिर्फ 42 प्लस पे है। क्या वजह है सर, कैसे चली गई एकदम से 42 प्लस पे? फ़हीम साहब मेरी आवाज़ आ रही है सर? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है, कहिए सर। अच्छा जी, शुक्रिया प्रोग्राम का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट आपको याद होगा जब ये 27-28 हज़ार पे पहुँच गई थी, वो ज़रूरत से ज़्यादा गिरी थी और वो कोविड का वक्त था ये वो, और कोविड जो है वो ख़त्म हो रहा है। अभी इस वक्त जो स्टॉक मार्केट 42 प्लस पे है और उसकी जो 451 मिलियन का आज वॉल्यूम है, ये दिस इज़ वेरी हाई। और ये आपको याद है मैं कितने अरसे से आपके प्रोग्राम पे आ रहा हूँ कि मैं हमेशा वॉल्यूम से बात शुरू करता हूँ। बिल्कुल ठीक। वॉल्यूम अगर कम होगा तो मैं कुछ और कहूँगा, लेकिन वॉल्यूम चूँकि ज़्यादा है और इंडेक्स की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, इसके ये मतलब है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। नंबर 1, एक एडिशनल लिक्विडिटी आ रही है तो शेयर्स ख़रीदे जा रहे हैं। नंबर 2, लोग शेयर्स बेच नहीं रहे उस तरह से जिस तरह पहले बेच रहे थे, यानी कि ज़्यादातर लोग ख़रीद रहे हैं और निस्बतन कम लोग बेच रहे हैं, तो इसलिए आपकी मार्केट की प्राइस वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो आपके कोविड की वजह से जो तकरीबन हम तो कह सकते हैं कोई 100 दिन के बराबर जो पेंट अप डिमांड था वो सारा मार्केट में आ रहा है। तीसरी चीज़ जो है जो अभी लोगों को शायद महसूस नहीं होगी वो ये है कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जिन पे अभी भी कोशिश मज़ीद की जा रही है कि उनसे पॉजिटिविटी आए इकॉनमी की तरफ। तो आपको नज़र आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बेनिफिट दिया गया है क्योंकि उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, दूसरे सेक्टर्स का सोचा जा रहा है और आपकी रिफॉर्म्स की बातें अब हो रही हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ये आपको स्टॉक मार्केट एक परफेक्ट बैरोमीटर ना पहले था ना मैंने कभी कहा है, बट इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ सम थिंग्स। तो उसमें नज़र ये आ रहा है कि आपको एक पॉजिटिव पुश महसूस हो रहा है। अगर वॉल्यूम्स कम होते, आपको पता है मैं हमेशा ये स्टेटमेंट बोलता हूँ, आज फिर वही बोलूँगा, अगर वॉल्यूम्स कम होते मैं भी कुछ और कह रहा होता। नहीं साहब, हम जहाँ पर वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्टॉक की बात कर रहे हैं, वहीं
हम कमोडिटी मार्केट से भी दूर नहीं रह सकते, इकोनॉमी उसके बगैर चल नहीं सकती। फिर जो इस वक्त कारोबारी सूरत हाल है, डॉलर ने बड़ा ज़्यादा प्रेशर डाल रखा था, बिल्कुल। अभी भी डॉलर 160 प्लस है। हम अब कमी देखते हैं डॉलर में तो कोई पैसों में होती है, 5 पैसे, 9 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, लेकिन जब डॉलर बढ़ रहा था तो बढ़ रुपीस में रहा था जी। अब रुपए की कदर में इस कदर गिरावट हो गई थी कि 25 पैसे डॉलर की कदर गिरती है तो हम बड़े खुश होते हैं। शुक्रिया अरसलान। बेसिक बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई, आप का जब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है रुपी एंड डॉलर में, उसमें जब तक सरप्लस नहीं आएगा डॉलर साइड पे, आपकी रुपी की वैल्यू कभी भी अप्रिशिएट नहीं होगी। अब आपने करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम कर लिया, आपने इंपोर्ट कम करके, लेकिन आपका ट्रेड डेफिसिट तो जगह मौजूद है, और आपकी डॉलर जो है वो पैरिटी रुपी के साथ अप्रिसिएशन रुपी की सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि आप इतने ज़्यादा डॉलर लें कि आपको इंटरनेशनल मार्केट का जो प्रेशर ना हो। अब आपको जब पेमेंट करनी पड़ती है, बैलेंस करना पड़ता है, तो आप लूज़ करते हैं तो आपको पूरी दुनिया से कर्जे लेने पड़ते हैं। तो हमें जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको कहा है कि हम एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी में हैं, हम एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ में जा ही नहीं रहे। हम कहते हैं खर्चे कम कर दो, हम कहते हैं लेकिन आमदनी की तरफ तो जो दे रहे। तो जो बेसिकली अभी आप देखें कि जो ट्रेड पॉलिसी है, तजारती पॉलिसी, वो अभी अब उसका मसौदा तैयार हुआ है, वो भी 2 साल के बाद। सर अभी तो मसौदा तैयार हुआ है, जो बहुत ज़्यादा कब आएगा, क्या मसाइल आएंगे। तो करेंसी की तरफ आप, तो जब आपको बाहर पैसा भेज रहे हैं और आने वाले पैसे आपके बाहर से कम है, अभी देखिए आपका जो राइस फॉर है या आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी पेमेंटें भी 15-16% कम हो रही है। जब उनकी पेमेंट भी आगे 15-16% कम होगी तो आपके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा। फिर IMF आपको कहता है कि हमारे कर्जे वापस करो, FATF का बहुत बड़ा प्रेशर है इस वक्त आपके पास। हम इस वक्त जो है ना एक अजब मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन में है। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि हमें वो ब्लैक लिस्ट में डाले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकलें, हम नॉर्मलाइज हो। 2 साल से हम ग्रे लिस्ट में हैं। तो वो ये सारे प्रेशर हैं जो इस वक्त, फिर हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो भी डेफिशिएंसी है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सपोर्ट से जब हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो कर्जों से पूरी करेंगे। तो जो कर्जों से पूरी करेंगे तो हमारे पे प्रेशर पड़ेगा, हमारे डॉलर पे भी प्रेशर पड़ेगा। अब 4200 अरब के करीब हमारे इस वक्त जो है ना कर्जे हो चुके हैं लोकल बैंकों से, यानी कि इस गवर्नमेंट ने 2 साल में 1.3 ट्रिलियन का कर्जा ले लिया है। अच्छा, बातें बहुत होती हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सर्कुलर डेट्स कम कर दिए, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कहीं कोई चीज़ जाके मैच्योर नहीं हो रही है। उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कहते हैं इंडिजिनस डेवलपमेंट ही कर लो। आप कितनी बदकिस्मती है कि हम गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं इस पर फ़हीम, यह आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट फ़हीम साहब। सर हम डेवलपमेंट की तरफ जाने की बात तो करते हैं, लेकिन गंदम भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान 8वां बड़ा मुल्क होता था गंदम की एक्सपोर्ट का, और पूरी दुनिया हमारी बनाई हुई गंदम, मतलब हमारी पैदा की हुई गंदम से रोटी खाती थी। आज हम उस पर परेशान हैं। सर जुलाई के ही मंथ की अगर मैं बात कर लूँ तो जो बैरूनी सरमायाकार हैं उन्होंने 35 करोड़ डॉलर से ज़ायद मुनाफा बाहर भेज दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट तो होती है लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी रोलिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं होती। बिल्कुल, एक वक्त था कि हम कॉटन के भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स होते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं यही स्ट्रक्चरल बातें हैं जिन पे हमें थोड़ा सा आई थिंक पहले जिक्र किया था कि जो हमारे मुल्क में स्ट्रक्चरल जो मसले हैं ना, वो हम उनकी बातें कर रहे हैं और उन्हीं को सीधा करना है। सच्ची बात यह है कि हमें इस वक्त वीट एक्सपोर्ट करना चाहिए, गंदम एक्सपोर्ट करनी चाहिए। कॉटन में हमें ना सिर्फ रॉ कॉटन भी मैं कहता हूँ नहीं बेचना चाहिए, आपको बेसिकली रिफाइंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए बाहर। बांग्लादेश क्या कर रहा है, उसके पास तो कॉटन है ही नहीं, वो तो बस कॉटन इंपोर्ट करता है, बना के बाहर भेज देता है, वो तो फैक्ट्री बना हुआ है। सो मतलब कि बहुत स्ट्रक्चरल मामलात हैं जिनको सीधा करना है और उन पर काम हो रहा है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो मैं जो हमेशा आपसे करता रहा हूँ वो है प्लानिंग और एक्सिक्यूशन। अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो आपकी एक्सिक्यूशन आसानी से। अच्छा फ़हीम साहब, प्लानिंग कैसे अच्छी होगी जब हमारे कर्जे, हम दूसरी पिछली गवर्नमेंट्स की बात हमेशा सुनते आए हैं, पर इस गवर्नमेंट ने कोई 11,000 अरब से ज़ायद तो कर्ज ले लिया है। हम अपने खर्चे पूरे करने के लिए, अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज वापस करने के लिए हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेशन का और कोई आसरा नहीं है, मां सिवाय इसके कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए।
देखिए गवर्नमेंट ने अगर कर्जा लिया है ना तो कर्जा पे करने के लिए लिया और उसमें काफ़ी पे किया। अभी हमें क्या 9 या 10 खरब शायद पे बैक भी किए है, जो मुझे एग्जैक्ट फिगर पता जी, नहीं। 10 अरब रुपए पे बैक किए गए, ठीक कह रहे हैं। 10 अरब खरब वो 10 अरब डॉलर है सर, लेकिन उसमें हमने लिए भी तो हैं, हमने फिर उससे डबल वापस हम ले लिए तो देते हैं। देखिए असन ये जो है बिल्कुल आपकी सही बात है उसमें कि आप साइकिल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। वो विशेष साइकिल एक शुरू हो जाता है, उस साइकिल को तोड़ना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले नईम साहब ने एक बात जिक्र की, आपने भी की, एक्सपोर्ट्स की। बिल्कुल आई एग्री, एक्सपोर्ट्स इज़ द वे फॉरवर्ड, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करना है। पाकिस्तान एक वक्त था कि पता नहीं गंदम भी शायद एक्सपोर्ट करता था ये वो, लेकिन दुनिया का छठे बड़े साइज़ का मुल्क, हमें सच्ची बात है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो कोई 100 अरब से कम तो होने भी नहीं चाहिए। मुझे याद है कि एक दफ़ा 2 साल पहले मैं एक मीटिंग में बैठा था, मैंने 60 अरब का कैलकुलेट किया था कि उस वक्त 60 अरब के हमारे एक्सपोर्ट्स होने चाहिए थे कम अज़ कम। सो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनका एक लिंक बनता है। वो लिंक अगर कहीं टूटता है ना तो एक्सपोर्ट्स टूट जाते हैं। अब आपको मैं इंडिया की मिसाल दूँ, इंडिया का इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है। अरसलान, मैं आपके प्रोग्राम पे कितने अरसे से मैं आ रहा हूँ और मैं कितने अरसे से आपको कह रहा हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी के बारे में मेरे क्या बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक है। क्या वो बात मैंने ऐसी गलत कहा था, ये सब सच नहीं सर, वो सही साबित हो रही है। आपने कुछ उसके हवाले से कुछ चीज़ें भी बताई थी, उसके स्ट्रक्चर पर भी बात की थी कि वो क्यों ख़राब होने जा रहा है। मैं फ़हीम साहब एक ब्रेक पर जाना, नईम साहब वापस आता हूँ। अब ज़रा टैक्स नेट पर भी बात करके देखते हैं। हम इंडिया की तबाही में एक बड़ी वजह देख रहे हैं इकॉनमी की, कि इंडियन इकॉनमी बेस करने लग गई थी बाहर से आई प्रोडक्ट्स, उसकी ख़रीदारी और फिर अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर भेजने के लिए मुआहदों पर। लेकिन हमारी अपनी प्रोडक्ट्स जो 313 मसनूआत की बात की गई थी, उसका हमने क्या किया, चाइना के साथ क्या हम भेजने के लिए तैयार हैं? वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। फ़हीम साहब और नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, फ़हीम साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की हैं, कुछ उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से भी जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसकी बेहतरी पे बात की है। लेकिन सर, कारोबारी तबका प्रेशर का शिकार है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हम आज FATF और सब पे बात कर चुके, लेकिन इस वक्त जो बड़े मसाइल हैं वो क्या है? हमारा टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते हैं, कैसे बढ़ेगा? बिजली गैस के टैरिफ बढ़ाने के लिए IMF प्रेशर डाल रहा होता है, होगा क्या सर? देखिए सर, आप किसी बच्चे से भी पूछे ना तो आपको कहेगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होना चाहिए, फैसिलिटेशन बेहतर होनी चाहिए, गैस और बिजली का रेट बेहतर होना चाहिए, टैक्सेस जो है वो रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन होनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हमारी इंडस्ट्री में डिफरेंट सेगमेंटेशन ऑफ टैक्सेशन है। अब टैक्स इज बेसिकली डिविडेंड ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी चलेगी तो टैक्स आएगा ना। आप कहते हैं जी आपने भी काम शुरू करना है, हमें एडवांस टैक्स दे दो, आपने ये पेमेंट की, हमें एडवांस टैक्स दे दो। आपने 64 हेड्स हैं एडवांस टैक्सेशन के, और गवर्नमेंट का 80% रेवेन्यू आती है एडवांस टैक्सेशन से, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आता है। तो बेसिकली इंडस्ट्री है वो आगे ऑलरेडी कोविड की वजह से बहुत चैलेंज का शिकार है, और पिछले 10 साल से कोविड से पहले भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है डिप्रेशन में ही थी। हम कभी भी अपने एक्सपोर्ट टारगेट को पूरे नहीं कर सके। हम टारगेट पूरा करना ये नहीं होता कि हमने पिछले साल अगर 10 बिलियन किया है तो इस साल हम 11 करेंगे। हमने देखना यह है कि अगर हमने पिछले साल 20 बिलियन किया है तो बांग्लादेश ने कितना किया है, वियतनाम ने कितना किया है, इंडिया ने कितना किया है, चाइना ने कितना किया है, तो हम प्रो रेटा उस रेशो से हम देखिए। अगर चाइना की एक्सपोर्ट, अगर वियतनाम की एक्सपोर्ट 225 बिलियन है और बांग्लादेश की अगर 41-42 बिलियन है, तो हम अगर 20 से 21 में जा रहे हैं तो हम तरक्की तो नहीं कर रहे। कौन सी तरक्की कर रहे हैं? हम तरक्की कर ही रहे। तरक्की तो तब है हम कह जी हम 20 से 30 पे आ गए, वो 20 से 41 पे चले गए। हम अगले 5 साल में उनको सरपास कर लेंगे। हम इंटरनेशनल मार्केट में नई मंडियां तलाश करेंगे। हम आज तक एक ही रोना रोते आ रहे हैं। ताजिर
जो इंडस्ट्री है वो अपना ओनर होती है। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है जी कंस्ट्रक्शन है इंडस्ट्री है तो इसको ये पैकेज दे दो, इनसे पूछो ना। अब दूसरे जो इंडस्ट्री है उसको कहते हैं जी आप ये भी टैक्स दो, इंपोर्ट पे भी टैक्स दो, एक्सपोर्ट पे भी टैक्स दो, हर जगह टैक्सेशन दो। भाई जब तक आप सबको एमनेस्टी नहीं देंगे, जब तक आप रिलैक्सेशन और टैक्सेशन नहीं देंगे, जब सबको एक पेज पे नहीं लेके आएंगे और एंड ऑफ द डे आप ये सोचेंगे नहीं कि हमने इन ताजरों को, अगर वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं तो आप उनको बुलाएंगे भाई आप ये फ़ायदा उठा रहे हैं इसमें हमें दे दें, और अगर वो नुकसान भी उठा रहे हैं तो आप वो पॉलिसीज़ को ठीक करें कि जनाब यही वो पॉलिसीज़ हैं। आप देखें ना मतलब ये है कि उनके प्रॉफिट में और लॉस में उनके साथ खड़े नहीं, उनको एक ऐसा फैसिलिटेट करें, देखिए उनको कॉन्फिडेंस दें। अब एक ऑडिट है 2014-15 की ऑडिट है, उनके अभी आप आके दर नोटिस इशू करें, लोग पागल हुए हुए 5-5 साल का किसके पास। अब देखिए सर यही सेम चीज़ माजरत क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी, तो मैं फ़हीम साहब का भी इस पे, फ़हीम साहब एग्री करते हैं सर? देखिए जी बिल्कुल, जो टैक्सेशन जो होती है ना वो सिंपल होनी चाहिए। ये जब तक आप किसी भी मुल्क को उठा के देख लें जिसकी तरक्की हुई है, वो सब टैक्स देते हैं, लेकिन ज़रा गौर से देखने की बात है वो कितना टैक्स दे रहे हैं अपने बिजनेस का और कितनी दफ़ा उनको महीने में देना पड़ता है। अगर हमारे जो भी बिजनेसेस दूसरे सूबों में करते हैं उनको हर एक अलहदा रेवेन्यू बोर्ड में वो उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो यानी कि 48 टैक्सेस तो ये हो गए, 12 टैक्स हेड्स हैं तो उसके अंदर 48 हो गए, फिर तो बेशुमार और हैं। मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इसको कंस्ट्रक्टिवली हमने आगे लेके चलना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट इस चीज़ पे इकट्ठी हो जाए कि हम मिल के आगे चलें कि भाई इन इशूज़ को रिजॉल्व करें। टैक्स सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। फ़हीम साहब माज़रत वक्त की कमी, और मैं भी दुआ गो हूँ कि आप ये कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। फ़हीम सरदार साहब का भी शुक्रिया, नईम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मंडे को फिर आपसे होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।